चाइल्ड राइट या बाल अधिकार के बारे में हम सब लोग थोड़ा जानते हैं पर बहुत कुछ नहीं जानते। आज हम बातचीत करेंगे श्रीमती रूबीना सिद्दीकी से, जो पिछले 20 वर्षों से महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के वे चार्टर मेंबर रह चुके हैं और अब पिछले 6 सालों से नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन की रिसोर्स पर्सन है। K-12 स्कूल यानी कि KG से 12वीं तक के स्कूल का नेतृत्व करने का उन्हें अनुभव। कई अन्य पुरस्कारों के अलावा अपने शताब्दी वर्ष में SNDT कॉलेज से लुमिनस एलुमना पुरस्कार भी रूबीना जी ने। वर्तमान में राइट्स फॉर ऑल नामक NGO की वो फाउंडर मेंबर है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है। हिंदी ये है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी, आपके बेहतर भविष्य की। मैं हूँ सुचरिता करी, आपकी मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी से जुड़ी हूँ आपके लिए और यही प्रयास है कि इस दुनिया को कुछ बेहतर बना। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर में कुछ तो बेहतर बना। रूबीना जी, TGV में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सुचरिता, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस कार्यक्रम में भागीदारी करने का मौका दिया। प्लेजर इज ऑल आवर। एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप के जीवन में आपने क्या क्या किया है और अभी कहाँ आप पहुंचे हो। सुचरिता, जीवन में क्या क्या किया है उसका तो सारांश आपने लगभग बता ही दिया है, बट शुरुआत करते हैं कि मेरा जन्म हुआ बॉम्बे में। सारी पढ़ाई बॉम्बे में ही हुई है। मैंने SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। डेवलपमेंटल काउंसलिंग मेरा सब्जेक्ट था, जहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उसमें मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और मैं एक सिल्वर मेडलिस्ट हूँ वो डिपार्टमेंट से। उसके बाद मैंने अपना MBA किया है नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट से, NMIMS, जो काफी प्रख्यात बिजनेस मैनेजमेंट का अभी तो यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है, तो उससे मैंने अपना MBA मार्केटिंग किया हुआ है। उसके अलावा मैं जॉब कर चुकी हूँ। पहले करियर का शुरुआत किया महज एक बहुत छोटी सी पोस्ट के साथ, काउंसलर, जो सबसे मिनिमल पोस्ट होता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, वहां से शुरुआत की। बट बिकॉज बहुत मेहनती रहे, शुरू से बहुत इंटेलिजेंस थी, तो 6-8 महीने में बहुत जल्दी प्रमोशंस होते गए और बहुत कम एज में, 22 साल की उम्र में, मैं एप्टेक लिमिटेड, जो एक प्रख्यात कंपनी है कंप्यूटर ट्रेनिंग की, उसमें मैं 22 ईयर बॉम्बे में एक टेरिटरी मैनेजर, जो एक प्रख्यात कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं 22 साल की एज में टेरिटरी मैनेजर बन गई, जिसमें मेरे अंडर में ऑलमोस्ट 5 सेंटर्स होते थे, कंपनी सेंटर्स होते थे, जिसकी मुझे देखरेख का मौका मिला। उसके फौरन बाद शादी हो गई, अंडमान निकोबार आ गए। 7 समंदर पार जाते हैं ना, जैसे लड़कियां सोचती है काश में 7 समंदर पार जाए, तो क्वाइट लिटरली 7 समंदर पार मैं बॉम्बे से अंडमान आ गई। अंडमान बिग जंप, मतलब उस समय तो अंडमान निकोबार सिर्फ भारत के नक्शे में दिखा करता था, सोचा नहीं था कभी वहां जाने का। तो अंडमान निकोबार तो उसके बाद यहाँ आ गए। आई हैड एन अर्ली चाइल्ड, मेरा बड़ा बेटा हो गया। उसके कुछ साल तक तो ज्यादा कुछ किया नहीं, बट अपने काउंसलिंग में लगी रही, ताकि अपने जो प्रोफेशन है उससे जुड़ी रहूं। एंड ऐसा हो गया कि मतलब बच्चों के रिलेटेड भी काम किया और मार्केटिंग में भी किया। कुछ साल तक बेटे पे ही कंसंट्रेट किया, और जैसे कि आप अभी हम सलाह देते हैं पेरेंट्स को, उस समय हमें किसी ने सलाह नहीं दी, बट वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं ना, कि बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है, आप पूरा टाइम उसके ऊपर सवार रहते हो। उसी टाइप की मदर में भी थी, क्योंकि पहले बच्चे के साथ अक्सर लोग यही गलती करते हैं। आज हम जब पेरेंटिंग सेशंस लेते हैं तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि ऐसे मत करिए, तो उस किस्म की गलती मैंने भी की। गलती बोली है या जो भी है, बट पहला बच्चा तो एक, वो बोलते हैं ना, हर माँ का सबसे लाडला जो होता है वो फर्स्ट चाइल्ड होता है। फिर थोड़ा साहिल बड़ा हुआ, देन आफ्टर 7 years आई हैड रेहान। तो रेहान के साथ वो गलतियां नहीं की। रेहान जब 1.5-2 साल के थे, उसी समय मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, उमर पब्लिक स्कूल, वहां पे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। वहाँ कुछ साल काम करे, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम आया, क्योंकि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस NMIMS से मिला था, और बच्चों को हैंडल करने की शिक्षा तो खैर साथ लेकर ही चले थे। तो स्कूल में काफी हेल्प हुआ उस एकेडमिक बैकग्राउंड से। एंड स्कूल में रहते रहते ही कमीशन
में ज्वाइन करने का मौका मिला, जहाँ फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार में चाइल्ड राइट्स कमीशन आया, उसमें मैं चार्टर मेंबर बनी। बहुत बहुत काम किया अंडमान चाइल्ड कमीशन में रह, बहुत काफी बाल विवाह हमने जाके रोके, पॉक्सो के केसेस हैंडल करे, अलग अलग किस्म की एक्सपोजर मिला। बाल आयोग में रहते रहते नेशनल कमीशन से परिचित हुए, वहां रहते हुए ही नेशनल कमीशन में रिसोर्स पर्सन का तरह काम करने का भी मौका मिला, एंड वो जर्नी अब तक चल रही है। उसके अलावा हमने 4 साल पहले राइट्स फॉर ऑल एक एनजीओ है, उसकी स्थापना की, जिसमें हम बच्चे और लेडीज के साथ काम करते हैं। राइट्स फॉर ऑल में रहते रहते हमने एक दान उत्सव किया था, जो मेन वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो हमने की, दान उत्सव ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने 2-2,500 टॉयज डोनेट किए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और लगभग 750 आंगनवाड़ीज में हमने टॉय लाइब्रेरी क्रिएट की अक्रॉस अंडमान निकोबार आइलैंड। कोविड के समय हमने काम किया, हमने थोड़ा हटके जरा सा काम किया, जहाँ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत हिम्मत से राशन वगैरह बांटे, बहुत बहुत अच्छा लोगों ने सोसाइटी के लिए काम किया। हमने ये किया कि हमने ये नोटिस किया कि कई सारे जो जेंट्स है वो घर में बैठ गए हैं और उनके इनकम का कोई जरिया नहीं है। तो हमने वो कुछ लेडीज आइडेंटिफाई करी जिन्हें स्टिचिंग आती थी, फिर हमने उनसे मास्क बनवाए और उनको हमने मास्क बनाने के पैसे दिए। तो कई सारे परिवार ऐसे थे जो उस लेडी के बदौलत वो परिवार कुछ महीने तक सस्टेन कर। तो हमने विमेन एम्पावरमेंट इन अ वे किया, महिलाओं को इंडिपेंडेंट किया उस समय। एंड हमने मास्क हाँ, मतलब हमने पोर्ट ब्लेयर से लेके कैम्बल बे तक हमारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट हुए। हमने कोस्ट गार्ड के साथ ही टाई अप किया था उस समय, और बाय हेलीकॉप्टर हमारे मास्क वहां भेजे गए थे। अप टिल कैम्बल बे हमने बॉक्सेस भिजवाए वहां, क्योंकि वहां पे मास्क तक मिल नहीं रहे थे उस समय, जब फर्स्ट वेव था कोविड का। एंड लोगों को मास्क, आपको याद होगा ना उस समय जब मास्क बनाना सिखाया जा रहा था टीवी के ऊपर, आप घर में कैसे मास्क बना सकते हैं उस समय, तो कैम्बल बे वगैरह में उस समय मास्क नहीं पहुंचे थे। कैम्बल बे तो आप जानती है बहुत रिमोट एरिया है अंडमान निकोबार तो में। इस पॉइंट में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि कैम्बल बे जो है वो अंडमान एंड निकोबार का एकदम एंड पॉइंट है। अगर आप इंडिया का मैप देखो और अंडमान निकोबार का मैप देखो तो एकदम लास्ट पॉइंट जो आता है वो कैम्बल बे होता है। इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट भी कैम्बल बे में है, और उधर जाने के लिए इतना मुश्किल है। आमतौर पर जो इंडिया में रहते हैं उनको भी शायद नहीं मालूम होगा कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो मेनलैंड से आने को 2-2.5 घंटे लगते हैं, और यहाँ से अगर आपको कैम्बल बे जाना है तो और एक 2-2.5 घंटे आपको हेलीकॉप्टर में लगते हैं। इतना दूर है और बहुत ही रिमोट लोकेशन है। तो रुबीना जी, कमेंडेबल जॉब कि आपने इतने दूर के लोगों को भी आपने हमारी टीम के साथ मिलके हमने ये किया। इनफैक्ट कैम्बल बे के लिए मैं एक और लाइन ऐड करूंगी कि जैसे पहले कहते थे ना, इंडिया इज कश्मीर से कन्याकुमारी, तो एक्चुअली इंडिया इज कश्मीर से इंदिरा पॉइंट, क्योंकि सबसे सदर्न टिप इज एक्चुअली कैम्बल बे की इंदिरा पॉइंट ये है। तो ये करते आए हैं, और अभी भी हम नेशनल कमीशन के साथ वर्कशॉप्स कर ही रही हूँ मैं। मतलब हाल फिलहाल में अभी हमने 6 वर्कशॉप्स कंप्लीट की, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद वगैरह के अंदर जस्ट वापस आई हूँ, इसीलिए हमारा ये पॉडकास्ट भी काफी डिले होते रहा है। तो आपके लाइफ में आप टॉप 3 ऐसे कौन से चीज को एट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर हो, और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ऐसे 3 चीज क्या है जिसको आप शुक्राना करना चाहो? एटलीस्ट 3 चीज। सबसे पहले तो जैसे आई थिंक हर इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है पेरेंट, और पेरेंट्स में भी सबसे ज्यादा मैं अपनी मदर को देना चाहूंगी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, मुस्लिम कम्युनिटी, फिर भी मैं मदर, डैड और मॉम दोनों ही, मगर ज्यादा मॉम, उन्होंने बहुत मुझे ट्रस्ट किया, बहुत इंडिपेंडेंट छोड़ा, कोई चीज के लिए मना नहीं किया। सिर्फ एक हमारी और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी, मतलब आपको अपनी फैमिली के नेम और अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, और कोई ऐसे काम नहीं करना जिसकी वजह से आपकी मदर को बुरा फील। बस वो एक लाइन दिमाग में ऐसी फिट हो गई थी कि कुछ भी करना है, भले आप एक लंच डेट के लिए जा रहे हो या कहीं मूवी देखने जा रहे हो, तो एक ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती थी। तो पहला फोन कॉल मम्मी को हो जाता था कि हम यहाँ जा रहे हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत था उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। उन्हें इतना ट्रस्ट करिए और उन्हें इतना फील कराइए कि हम उन्हें ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो कुछ गलत करने से पहले उनके अंदर सेल्फ गिल्ट खुद ही से आ जाए कि मुझे इतना अंधाधुंध कोई ट्रस्ट कर रहा है, मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए। आई थिंक उस सोच के साथ हम बड़े हुए। आई थिंक पेरेंट, मदर, उस ट्रस्ट के लिए खुला हाथ देने के लिए, अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग का एज अ सब्जेक्ट लेना बहुत डिफिकल्ट चीज थी।
क्योंकि उस समय डाइटेटिक्स भी एक ऑप्शन था, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एक ऑप्शन था, मगर मम्मी ने हमें मना नहीं किया, बोले जो तुम्हें मन है वो करो, बट जो भी करोगे उसको फुल दिल से करिए और अच्छे से करिए। तो फर्स्ट इज माय पेरेंट्स। दूसरा आई थिंक दो चीजें कंबाइन करूंगी मैं। एक तो मेरे जो शादी होने के बाद जो बैकग्राउंड है इन लॉज का, हस्बैंड का, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव रहे। बच्चे छोटे होते हुए, हाँ, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। एंड बच्चे छोटे होने के बावजूद भी स्पेशली मेरे फादर इन लॉ ने बहुत एनकरेज किया कि आपको जो करना है करो। कभी मुझे बहू नहीं समझा, बिल्कुल बेटी का ही दर्जा दिया। हस्बैंड हैज बीन वेरी सपोर्टिव। कहीं भी जाना है अक्रॉस इंडिया, कहीं भी जाना है आप जाओ, बहुत भरोसा, बहुत वर्दी इसके साथ। इसी के साथ मैं एक और कंबाइन करूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, एक वो रहता है ना कि बस अल्लाह ताला ने ऐसा थोड़ी सी बुद्धि दी कि मैंने राइट चॉइसेस एट द राइट टाइम। क्योंकि हर वक्त कई बार ऐसे होता है ना, आप बहुत बुद्धिशाली हो, आप सब कुछ है आप में, बट सही जगह सही समय पे नहीं हो। तो आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ, तो वो भी थोड़ा एक मतलब वो मेरा कुछ उसमें वो नहीं है, ऊपर वाले का साथ है। एंड द थर्ड डिजाइन, यूनिवर्स ने कंस्पायर किया हमें, मुझे वो जगह पहुंचाने के लिए। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, तो वो है। एंड तीसरा आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट बस इसके लिए मैं दूंगी कि मेरे ख्याल से खुद को ये वो करूंगी कि मैं मेहनती बहुत, मुझे एक बोलते ना स्लैंग में एक वो चुल रहती है कि कुछ करना है। करेक्ट, मैं कुछ ना कुछ करते रहना है, बैठना नहीं है। इस वजह से दो अंडमान निकोबार आ गए, बहुत जल्दी बेबी हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो एक चीज थी कि कुछ करते रहना है करके। जब बेटा छोटा था तभी भी मैंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया कि बिजी रहो कुछ ना। एंड जब तक आप में वो कीड़ा होता है ना कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, तो आप फेल नहीं होगे, आप मेहनत करो। आई थिंक दीज आर द थ्री थिंग्स। आई एम ग्लैड कि वही कीड़ा या वायरस मेरे में भी है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी कनेक्ट सो वेल। आई थिंक सो सही टू। बात है। तो अभी चलते हैं हमारे विषय की ओर। बाल अधिकार या चाइल्ड राइट क्या है? हम लोग ऐसे सुनते हैं ये वर्ड्स, और हाल फिलहाल में एक मूवी में इसका दूसरा रूपांतर देखा था, डॉक्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके एक रीसेंट मूवी है जिसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में देखा था, बट उसका बहुत अलग रूपांतर देखा। तो व्हाट इज बेसिक आम इंसान को चाइल्ड राइट्स आप कैसे समझाओ? इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगी सुचरिता, बिकॉज अपना ये मेन टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगी। देखिए, बचपन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार, साथ और दुलार की आवश्यकता होती है। क्योंकि बालावस्था में बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, मगर दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए ना बच्चों का शोषण करेंगे, उनका बचपन छीन लेते हैं अपनी अपनी हरकतों की वजह से। तो वर्तमान में आप देखिए कि पूरी दुनिया में कई जगह, मतलब मे बी आपके और हमारे बच्चे बहुत सेफ हैं, बट दुनिया में कई जगह, गाँव में, छोटे छोटे शहरों में या दूसरी कंट्रीज में भी, पूरी दुनिया में बच्चों के साथ कई जगह शोषण की कई घटनाएं सामने आती है। ये शोषण जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक हो, बट ये शोषण आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, और शारीरिक भी होता है। अब इस कोमल मन होने के कारण कई बार बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों के शोषण पर लगाम लगाने के लिए बाल अधिकार कानूनों का उनको सामने लाया गया है। अगर आप बाल अधिकार के बारे में पूछे तो बेसिकली बाल अधिकार को हम बहुत सारे हैं, बट उसको समझाने के लिए आपको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जीने का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू सर्वाइवल, इंग्लिश में कहते हैं। विकास का अधिकार, डेवलपमेंट, राइट टू डेवलपमेंट। संरक्षण का अधिकार, प्रोटेक्शन। और चौथा है भागीदारी का अधिकार, जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन। तो जीने का अधिकार बेसिकली ये है कि बच्चों के जीने का अधिकार ना उनके जन्म के पूर्व ही स्थापित, मतलब आरंभ हो जाता है। जब से वो माँ के कोख में आते हैं तो क्या उन्हें सही समय पे सारा इंजेक्शन लग रहे हैं या नहीं, उनका स्कैन वगैरह हो रहा है नहीं, माँ को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, जब तक वो दुनिया में आए भी नहीं है। इसीलिए चाइल्ड राइट जो कहा जाता है वो 0 to 18 ईयर्स कहते हैं, 0 से 18 साल, क्योंकि वो अभी आए नहीं है दुनिया में, तब से उनके अधिकार का आरंभ हो चुका है। अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, मतलब उनकी डिलीवरी सही से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है नहीं, मतलब हॉस्पिटल में हो रही है, घर में नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिल रही है यानी उन्हें वो प्राप्त हो रही है नहीं। भोजन, आवास, वस्त्र, कपड़े जो पहनते हैं उसका अधिकार, और सबसे इंपॉर्टेंट है सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जो प्रारंभ होता है वो जीने के अधिकार में इंक्लूडेड है। दूसरा आपका है विकास का अधिकार। विकास का अधिकार इज टू फॉर डेवलपमेंट, टेक्निकली उसे राइट टू डेवलपमेंट जैसे कहते हैं। सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन और प्रोटेक्शन।
ये 4 राइट्स में कहा जाता है कि बच्चों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। इमोशनल, सोशल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का। भावनात्मक विकास तब संभव होता है जब जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक, वो जो प्रोटेक्शन है, समाज, विद्यालय यानी स्कूल और सरकार, ये सब लोग मिलके, यानी आपके पेरेंट, आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल और आपकी गवर्नमेंट सब मिलकर बच्चों के सही देखभाल करे और प्रेम दे। मानसिक विकास उचित शिक्षा और उनको जो हम सीख देते हैं उसके द्वारा, और शारीरिक विकास मनोरंजन, खेलकूद और पोषण द्वारा संभव होता है। तो ये सब जो आपके राइट्स है, यानी बच्चों को खेलने का अधिकार होना चाहिए, बच्चों को वो खेलने के लिए स्कूल में जैसे प्लेग्राउंड होना चाहिए, घर में कुछ टॉयज होने चाहिए, ये सब प्रोवाइड जो हम करते हैं। लिखा हुआ है इन लॉ। सॉरी, इट्स ऑल इन आवर लॉ। यस यस। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने कन्वेंशन हुआ जिसमें चाइल्ड राइट्स पास हुए थे, और इसमें सारी कंट्रीज ने हस्ताक्षेप किया था कि हम इस राइट्स को फॉलो करेंगे। तो उसमें ये सब लिस्टेड है। More than 90 rights are listed in the UN convention. तो जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, everything is written in that convention, जो साइन हुआ था बाकायदा सारी कंट्रीज के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस में इंक्लूडेड है, ने इसे साइन किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। संरक्षण का अधिकार यानी कि प्रोटेक्शन, आपको किस किस जगह से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। जैसे बच्चों को घर तथा अन्य जगह से, जितने घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, वो सब जगह से शोषण, हिंसा का कोई भी किस्म के उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है, यानी उन्हें प्रोटेक्ट करने का उनका राइट है कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए। विकलांग बच्चे, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, खास तौर पर विशेष संरक्षण के पात्र है। प्रकृति यानी जो नेचुरल डिजास्टर्स है या कोई सिचुएशंस आ गई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या कोई भी किस्म का नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, उसमें बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सबसे पहले बच्चों को बचाना है, ये उनका अधिकार है। गवर्नमेंट भी जानते हैं, पर ये लिखा हुआ है ये लॉ में, दैट इज क्वाइट। बोल रहे थे चौथा, इस भागीदारी का अधिकार। भागीदारी इज पार्टिसिपेशन। अब भागीदारी क्या होती है कि बच्चों को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उनके रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। बच्चों की तो जब हम भागीदारी के अधिकार की हम जब बात करते हैं, तो इट्स बेसिकली पार्टिसिपेशन का जो राइट है। अब पार्टिसिपेशन यानी बच्चों को हर ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार होना चाहिए जो उनके रिलेटेड हो या क्लोजली रिलेटेड हो, उनके आयु के हिसाब से और उनकी परिस्थिति के हिसाब। अब जैसे हम कहेंगे कि अभी एक फैमिली को डिसाइड करना है कि हमें घर कौन सी जगह शिफ्ट करना है, कहाँ पे हमें फ्लैट खरीदना है। ऑब्वियसली ये बड़े फैसले, यहाँ बच्चों की भागीदारी की जरूरत नहीं है, मगर हमें ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्कूल जा रहे हैं। बच्चों की भागीदारी कहाँ हो सकती है, जैसे अब एक बच्चे को कोई स्पेशलाइजेशन लेना है 10th के बाद, तो उसमें आप बच्चे को इंक्लूड करिए। छोटे छोटे फैसले, छोटी चॉइसेस से शुरुआत होती है घर में। क्या खाना खाना है से क्या कपड़े पहनने हैं, आपकी क्या कलर चॉइसेस है, उससे अगर आप पार्टिसिपेशन शुरू करवाए बच्चों का, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नहीं तो कुछ घर हम ऐसे देखते हैं जहाँ मम्मी या पापा ही डिसाइड करेंगे कि कौन से त्योहार पे क्या कपड़ा पहनना है, बच्चे को वो राइट ही नहीं दिया जाता। जो बच्चे सीसीआई में रहते, सीसीआई यानी चिल्ड्रंस होम जो होते हैं, ऑर्फनेजेस जिसे कहते हैं, उसमें रहते हैं, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें उनके फैसले, उनको भागीदारी का अवसर मिले। जैसे मेनू है जो बन रहा है, उसमें क्या मेनू में क्या खाना बनेगा, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। जो गांव होते हैं रूरल इंडिया में, वहां पे बच्चों की कमिटीज अभी बनाई जाती है पंचायत में, ताकि उनका भी व्यू लिया जाए। कोई फैसले गांव के रिलेटेड जो फैसले होते हैं, बच्चों का भी व्यू लिया जाए, बच्चों के रिलेटेड जो फैसले हैं, बच्चों की भी भागीदारी हो। तो ये होता है भागीदारी का अधिकार। तो मोटा मोटी चाइल्ड राइट्स जो आप पूछ रहे थे, वो इसी में इंक्लूड किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको समवेयर आई फील कि हमारा कल्चर जो है इंडिया में, स्पेशली पेरेंट्स, वी फील कि बच्चे हमारे जो प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ, बोल रहे थे कि क्या कपड़े पहनना है। मैं सोच रही हूँ कि हमारे जिंदगी में बहुत बार ऐसे ही होता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे क्या पहने, ये ओकेजन पार्टी में जाना है तो ये करना है, वो करना है। तो आई डिडंट नो कि इस लेवल तक हम लोग चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन, उसके पार्टिसिपेशन मतलब ऑब्वियसली अब ये लिखा हुआ नहीं है कि बच्चों को कपड़े उनकी चॉइस से पहनाए जाए। ये तो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट इम्पोर्टेंट है कि फैमिली डिसीजंस में भी हर मतलब छोटी स्टेज से ही उनके, मैंने क्या कहा, आयु के रिलेटेड, उनकी एज अप्रोप्रिएट जो फैसले हैं उन्हें आप इन्वॉल्व करिए। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे भी इंडिपेंडेंट भी होते हैं,
वो एम्पावर्ड भी फील करते हैं कि हमें भी इंक्लूड किया जा रहा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि अभी इसमें बहुत काम होगा। तो शहरों में ही बहुत लोगों को नहीं पता चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो आवाज इंडिया तो इज लिविंग इन द विलेजेस, नहीं, तो आपको तो बहुत ज्यादा सबको काम है टू एजुकेट अबाउट चाइल्ड राइट्स के बहुत बारे में। तो अब तक रुबीना जी ने हमें बहुत सारी चीज बताए बाल अधिकार के बारे में, जो मैं भी बहुत सारी चीज बिल्कुल नहीं जानती थी कि बच्चों को इतने अधिकार होते हैं। तो भारत में बाल अधिकार के बारे में मैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम, तो आप इसको कैसे कैसे बांटते हैं इस इन्फॉर्मेशन? सुचरिता, बाल अधिकार के बारे में फिर भी हम कहेंगे कि जबकि ये सही स्टेटमेंट है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बट फिर भी अगर आप देखें तो पहले के हिसाब से अब काफी सारा नॉलेज लोगों को आ गई है। और इसे हम कैसे बांटते हैं, देखिए गांव के अंदर पंचायत में जो प्रधान वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि जो प्रधान और सरपंच होते हैं गाँव के, सरपंच जिन्हें बोले जाते हैं, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। हर घर में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, उन्हें सब कुछ नॉलेज होती है। तो उन्हें ये इंफॉर्मेशन बताई जाती है ताकि ये इसे रूट लेवल तक लेकर जाए। काफी सारी एजेंसीज अब काम कर रही है, जैसे कमीशंस हैं, जो बाल आयोग है नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय बाल आयोग, स्टेट लेवल पे चाइल्ड राइट्स कमीशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स है, चाइल्ड लाइन है, बहुत सारे एनजीओज हैं। सब ये एडवोकेसी का काम करते हैं, जो कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी, पहले ये सोचा जाता था कि चाइल्ड राइट्स जो है सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का करेक्ट वो है। अब हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से जहां जहां इसका इन्वॉल्वमेंट होता है वो अपनी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो स्कूल में जाने वाले बच्चों को अपनी टीचर्स के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करती अच्छा है, टीचर की ट्रेनिंग्स होती है। यहाँ तक कि आप वर्क की, उसमें हमने मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात की। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं चाइल्ड राइट्स अच्छा चाइल्ड राइट्स को आगे लेकर जाने में, जो बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए। जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिर्फ स्कूल का ही अधिक वो नहीं है, हेडेक नहीं है कि स्कूल में ही प्रिंसिपल और टीचर्स को इंश्योर करना है। आपको एग्जांपल देती हूँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो इन्वॉल्व है। जो डालसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लॉ एजेंसी जो होती है, डीएलएसए, वो डीएलएसए है, एसएलएसए है, ये लोग अपने लोगों को वकीलों को भेजते हैं, वो स्कूल्स जाते हैं, वो कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों को इस साथ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में, अलग अलग लॉज के बारे में। कोई भारत में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे बच्चों की बहुत जल्दी शादी कर दिया जाती है, उस कम्युनिटी का कल्चर ही वही है। स्पेशली जैसे आंध्रा साइड जो फिशरमैन कम्युनिटी होती है, उसमें बहुत जल्दी बच्चों की चाइल्ड मैरिजेस बहुत जल्दी होती है। ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनके कल्चर्स अलग है, शादी नहीं किया जाए, बाल विवाह के बारे में बताया जाता है, उसके प्रोज तो कोई है ही नहीं, खैर उसके कॉन्स क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। फिर पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो बाल शोषण के बारे में जो एक्ट है उसके बारे में बताया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज में जाके बताया जाता है कि अगर बच्चों की जल्दी शादी की जाए या फिर बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा दे तो उनका न्यूट्रिशन कैसे सफर करता है, उनकी ग्रोथ में कैसे डिफिकल्टी आती है, बच्चों को अगर स्कूली शिक्षा नहीं दी जाए तो बच्चों का कैसे प्रोग्रेस रुक जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस अलग अलग माध्यम से दिया जा रहा है, वो टीवी के माध्यम से, रेडियो, न्यूज़पेपर, स्किट, जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, बहुत तरीके से बहुत एजेंसीज मिल के अब इसको थोड़ा सीरियसली लेके इसे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं। बहुत काम हुआ है, बहुत काम होना बाकी है। अब इसका अगला क्वेश्चन रुबीना यही है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत जगह पे चाइल्ड लेबर होता है, गिवन फैक्ट की होता है। तो अगर कोई बच्चे को कंप्लेंट करना है या करना है तो वो क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे कंप्लेंट करे कि मुझे मेरे अधिकार है, मैं बच्चा हूँ, मैं नहीं काम करना चाहता हूँ। तो हाउ डज एन ऑर्फन और एनी चाइल्ड कंप्लेन? देखिए, हम जब भी कोई जगह सेशंस लेते हैं तो हम टीचर्स को भी, या जो भी कम्युनिटी सेशंस लेते हैं उसमें बताते हैं कि जैसे हम कभी भी कोई बड़ा इंसान कोई परेशानी में हो तो सुचिता आप कौन सा नंबर डायल करते हो? कभी भी कोई अंधाधुन आपको कोई भी परेशानी हो, आप एक 3 डिजिट डायल करते होंगे, वो कौन से डिजिट है आप बताइए। हाँ, तो हम ये बताते हैं कि बच्चों के लिए जो 100 नहीं है उन्हें याद दिलाए 1098, 1098। ये जो चाइल्ड लाइन का नंबर है, ये नंबर बच्चों को एकदम ड्रिल करके दिमाग में फिट कर देना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको 1098 पे फोन करना है। वहां पे चाइल्ड लाइन
का नंबर है, वहां पे काउंसलर्स बैठते हैं जो आपके फोन आने से आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उनके लोग उस समय उस जगह पे पहुंच के बच्चे को सुरक्षित करेंगे। 1098 के अलावा जो राष्ट्रीय बाल आयोग है NCPCR, अगर कोई शहरी बच्चा है, आजकल तो सभी बच्चों को इंटरनेट के बारे में नॉलेज है, चाहे वो गाँव के हो या शहर के, कोविड की वजह से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सारी नेट पे हुई है, तो वो लोग NCPCR की वेबसाइट पे जाके, एक ई बॉक्स है, वहां जाके अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स देनी है, जो डिटेल्स बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। और बाल आयोग जो है वो उस जिस राज्य से ये कंप्लेंट आ रही है उसको डायरेक्शन देगा कि आपको इस कंप्लेंट पे एक्ट करना है, या फिर उस पुलिस डिपार्टमेंट को या वहाँ के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देगा कि इस जगह पे जाके आपको इस कंप्लेंट को अटेंड करना है। तो सबसे इजी तरीका है 1098। तो ये सारे बच्चे जो घर पे रहते हैं, जो ऑर्फनेज में रहते हैं, सबको हाँ, सेम सब अधिकार? बच्चों के लिए, हाँ सब 100 सबके लिए है ना, अक्रॉस इंडिया किसी को भी प्रॉब्लम है 100 के, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही 1098 हर बच्चे के लिए। बिकॉज कभी कभी ऐसे भी सुना जाता है कि ऑर्फनेजेस में अच्छा काम होता है, बट ऐसे कई ऑर्फनेजेस है जिसमें उल्टा काम करते हैं बच्चों के साथ, हाँ तो वो बच्चे लोग भी ये यूज कर सकते हैं। यही मैं हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑर्फनेजेस के लिए जो CCI भी कहा जाता है, चिल्ड्रंस होम भी जिसे कहते हैं, वो उनके लिए तो खास तौर पे एक एक्ट है, JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो खास तौर पे उनकी बिल्कुल डिटेल दी गई है कि ऑर्फनेज कैसे चलने चाहिए, यहाँ तक कि उसमें कौन से रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए, उसमें किस तरीके का मेनू होना चाहिए, वार्डन की जिम्मेदारी क्या है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है, और दी हुई है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या करने से क्या सजा हो सकती है। बहुत ही माइन्यूटली बनाया हुआ ये एक्ट है जो ऑर्फनेजेस पे लागू होता है। रियली नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि गवर्नमेंट ने इतना डिटेल में ये सब सोच के बहुत डिटेल में ये सब बनाया है। तो इस चर्चा को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। रूबीना जी ने अभी तक हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, तो आपका अदर साइड जो पर्सनालिटी है उसको जानने के लिए हम एक रैपिड फायर करते हैं। क्या आप तैयार हो? हाँ, सडनली मुझे फिल्म स्टार वाली फीलिंग आ रही है, ग्रेट। क्योंकि रैपिड फायर तो हम कॉफी विद करण में ज्यादा देखते हैं। तो चलिए, गुड, तो ग्रेट। प्लीज। दो आई नो यस, कि आजकल रमादान चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको पूछती हूँ कि आपके सबसे अच्छा खाना आपको कौन सा अच्छा लगता है? पसंदीदा क्या है आपका? मेरा सबसे, बिकॉज मैं बॉम्बे से आती हूँ, तो मैं कहूंगी मेरा सबसे फेवरेट खाना पाव भाजी। नाइस। आप अपने बारे में कुछ बदल सकोगे तो क्या बदलना चाहोगे? नो, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप एक चीज बोलो या मैं बहुत सारी चीजें बोली, बिकॉज आई एक चीज थिंक विमेन एटलीस्ट। विमेन वुड हैव सो मेनी थिंग्स टू से ना, कि अदर बहुत देन सारा गोइंग कुछ। बैक टू 18 years, what else would you like to हाँ change? एज सच, नहीं नहीं, मजाक को अलग रखते हुए, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई एम, व्हाट गॉड हैज मेड मी, एंड द वे माय पेरेंट्स हैव brought me up. I think I am satisfied. I ग्रेट, don't want to change anything. सुपर। ओके, हिंदी के अलावा अपने आप और को कोई खुश भाषा रहना में? भी जरूरी ठीक है, है। राइट। It's very rare to find satisfied people, so I'm happy I know one at least. The next question, हैप्पी। हिंदी के अलावा और कोई भाषा में का फेवरेट वर्ड क्या है जो आप बहुत? अपुन। अपन। अपन दोनों बॉम्बे के हैं। हाँ, अपुन आएंगे, अपुन जाएंगे। माय हस्बैंड की टेलिंग में, तुमको अभी अंडमान में आके लगभग 19 साल हो गए, तुम्हारा अपुन नहीं गया। तो वी हैव बीन बॉट अप विद दैट अपुन। Yeah. So I दिस was इज asked the एक्चुअली same रैपिड question and फायर I मेरे said दिमाग Ayla. में। हाँ, मतलब जो बिल्कुल मेरे इमीडिएट दिमाग में आ रहा है मैं वो कह रही हूँ, विदाउट सोचे समझे। ओके, So I was asked the same question on TGV platform. Women's Day का एक स्पेशल एपिसोड किया था होस्ट के साथ. So I said Ayla. So we are very close. तो आई थिंक इट इज अबाउट दैट कि यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ बॉम्बे, But never. आउट ऑफ, बट यू कैन टेक बॉम्बे आउट ऑफ अ पर्सन। Correct. आई थिंक वो जाता है। रिमेन मुंबई कर्ज। True. And one last one for rapid fire में, कि ये हम सबसे पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप निर्माण करें तो वो क्या हो? आई थिंक सुचरिता, आंसर्स भी आपको आजकल एक जैसे ही काफी मिलते होंगे, क्योंकि आज इंसान का सबसे प्यारा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, वो है इंटरनेट। कि इंटरनेट के बिना आप, मैं या हमारे बच्चे कोई रह नहीं सकता। अगर करंट चले जाए तो हमें गर्मी हो रही नहीं फील होता, हमें ये लगता है कि यार हमारा वाईफाई बंद हो गया। वो चीज है। तो एक गैजेट, अगर एक्चुअली गैजेट नहीं है, एक चीज जो मैं
जरूर चाहूंगी कि सोते वक्त, स्पेशली जब परिवार डिनर कर रहा है और उसके बाद सोने की तैयारी करिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मोबाइल में कॉल और मैसेजिंग के अलावा सारा कुछ बंद हो जाए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को एज पेरेंट्स भी टाइम दे सके, एज बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व रह सके। क्योंकि अगर जैसे पुराने, जब हम और आप बच्चे थे तो मोबाइल तो टेलीफोन फोन आने के लिए यूज होता था, कुछ इमरजेंसी है, घंटी बज रही है, हमें खबर मिल जाएगी। मगर वो जो सिस्टम होता है ना, जैसे आप और हम बैठे और हम एक दूसरे से बात भी ऐसे मोबाइल लेके कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, खाना आने तक एक दूसरे से बात करना छोड़ बात ही के नहीं सब कर बच्चे सब बात ही नहीं करे। तो हाँ, उस समय खाने डिनर से लेके सोने के समय तक मैं चाहूंगी कि सब कुछ जैमर्स लग जाए, ताकि वाईफाई बंद हो जाए, इंटरनेट आना बंद हो जाए, सिर्फ फोन की कॉलिंग सुविधा चले, ताकि कोई इमरजेंसी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए। जब तक वो इन्वेंट ना हो आप एरोप्लेन मोड यूज कर लीजिए। एरोप्लेन मोड, या फिर इतने स्ट्रिक्टनेस ला दे घर के अंदर कि करेक्ट। नो वाईफाई हम कर दे, नो फोन नो वन थिंग आई वाईफाई। फील कि हम लोग बोलते हैं कि कम करना चाहिए डिवाइसेस, बट एज यू सी आजकल स्कूल कॉलेजेस भी इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, होमवर्क भी मोबाइल में आ रहे हैं, सब कुछ मोबाइल पे आ रहे हैं, तो वी आर इन अ वे फोर्सिंग द चाइल्ड कि आपने देख लो, इससे करो, तो दैट्स नेसेसरी इविल बन गया है अब, बहुत ज्यादा नेसेसरी इविल। दैट वे। सो वन फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, एक्चुअली टू है, एक में करियर अगर किसी को चाइल्ड राइट्स में करना है तो व्हाट इज द कोर्सेज किसी को करना हो इस एरिया में बढ़ावा देने के लिए या पढ़ने के लिए, और एक एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना तो चाहिए। पहले हम चाइल्ड राइट्स के इसे बात करते हैं कि चाइल्ड राइट्स के लिए पर्टिकुलरली कोई ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज नहीं है, बट आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो आप आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं सोशल वर्क। तो वो ओके। उसमें सोशल वर्क में करके आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। सोशल वर्क के स्पेशलाइजेशन में आपको जेंडर पे स्पेशलाइजेशन होते हैं, आपको काउंसलिंग होती है, उसमें आपको चाइल्ड राइट्स के ऊपर भी काफी इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड सेमेस्टर्स मिलते हैं। तो आप मतलब ग्रेजुएशन आइए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में करने से यू बी गेट चूज योर फील्ड। अच्छा, एंड वन एडवाइस टू पेरेंट्स आप क्या देना चाहोगे, इंक्लूडिंग मी? वन एडवाइस टू पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स को, बिकॉज हमने अभी मोबाइल्स आर अ नेसेसरी इविल, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि बच्चा आपका आपके उस गैजेट में कर, जब वो लैपटॉप खोल के बैठ रहा है या मोबाइल में है, तो पेरेंट्स को बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है, और ये तब उसे पता चलेगा अगर पेरेंट खुद भी वो प्लेटफॉर्म यूज। जैसे थोड़ा जागरूक रहिए बच्चा क्या कर रहा है अपने गैजेट के साथ। दूसरा, आप एज अ पेरेंट एक रोल मॉडल बनिए बच्चे के साथ, जब आप खुद भी थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज करिए, अगर एज अ एग्जाम्पल आप सेट करिए। देन अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट यूज, गेमिंग वगैरह पे, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस वहां लाइए, वहां पे टाइम जोन्स बनाइए जो आपको यूज करने का मौका मिले, कुछ टाइम अलग से। जैसे अभी हम बोल रहे थे डिनर टेबल के ऊपर इट शुड बी अ नो फोन पॉलिसी, वाईफाई बंद होगा, जहाँ कंपल्सरीली आप एज अ फैमिली बात करें। सोने के वक्त मोबाइल दूसरे कमरे में रखवाइए बच्चे से। मैं छोटी छोटी चीजें जो आप कर सके उसे ऑफलाइन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। ऐसे नहीं कि आपने बोला मोबाइल यूज नहीं करना है, कंप्यूटर यूज नहीं करना है, देन बच्चा बैठ गया, 5 मिनट बाद बच्चा आपके पास आ रहा है, अब मैं क्या करूं मम्मी, आप मुझे कुछ बताइए। तो आप पहले से एक रेडी रखिए कि अगर मैं उसे मोबाइल बंद करने के लिए बोल रही हूँ या गेम मत खेलिए, तो एक ऑफलाइन एक्टिविटी रेडी रखिए। उसे एनकरेज करिए कि वो अपने फ्रेंड से मिले, फ्रेंड्स के घर जाए, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान दीजिए, आज के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है नेट पे, उसके पासवर्ड्स प्रोटेक्टेड रहे। जब वो अच्छे मूड में हो तब उससे बात करिए, समझने के लिए कि आपके कौन फ्रेंड्स है ऑनलाइन, किन से बात कर रहे हो आप। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में बोलती हूँ, कि बच्चे के कुल मिला के कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। सोसाइटी के एक 15-20 फ्रेंड्स, स्कूल के 50-60 फ्रेंड्स, 100 के ऊपर तो फिजिकली कोई फ्रेंड्स नहीं होते बच्चे के। बट आप उनका अकाउंट्स देखिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह के, वहां पे 1200-1300 जो फ्रेंड्स उनके बने हुए हैं वो कौन है, वो स्ट्रेंजर। तो उन्हें आप बच्चों को प्यार से समझाइए, डूज एंड डोंट्स बताइए, ऑनलाइन एटिकेट समझाइए, ये समझाइए कि कैसे कितनी बात करनी चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए, बच्चों को रिड्यूस कराइए। एक्चुअली इतना लंबा टॉपिक है ना सुचरिता, हम इसी पे बात कर सकते हैं, राइट, तो बहुत बट लंबी एडवाइस हो जाएगी। बेसिकली जागरूक रहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, एंड इन्वॉल्व करिए, रहिए बच्चे के साथ। जैसे आप बोल रहे थे कि रेस्ट्रिक्ट करिए, अभी हम लोग ने घर में एक छोटा रूल बनाया है कि जैसे फास्टिंग हम लोग करते हैं फॉर फिजिकल फूड, थर्सडेज इज अ डे वेयर वी हैव स्टार्टेड इन द हाउस कि we'll not use devices unless it is an वेरी नाइस, small रियली thing गुड, we have started अप्रिशिएटेड। at home. It is very difficult, I'm not saying easy है, but कहीं तो शुरुआत करना है सबको।
तो हमने इससे शुरुआत The किया है। new word, I'll just add, the new word which is added is detoxifying yourself करेक्ट, with हाँ, technology. ये डिटॉक्स। आप detoxify कर रहे हैं थर्सडेज के दिन. Very good. गुड, My compliments to you, Sucharita. That's a good step you have थैंक taken. यू सो मच, इट्स मच नीडेड। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला रूबीना सिद्दीकी के साथ, जिन्होंने बाल अधिकार या चाइल्ड राइट्स के ऊपर हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लें। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कुछ ज्ञान मिले और उन्हें भी कुछ फायदा हो, या कोई खास टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो चलिए अब हम कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि ट्रिविया। क्या आप जानते हैं भारत में लगभग प्रतिदिन 15,000 लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है। पुणे के रहने वाले डॉक्टर अशोक दयालचंद जी ने पिछले 40 वर्षों में भारत में बाल विवाह के खिलाफ और लड़कियों के समान अधिकारों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष। 2019 यानी 2019 में डॉक्टर अशोक को लाखों बच्चों द्वारा चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द ईयर और विश्व बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। 2019 में डॉक्टर अशोक को लाखों बच्चों द्वारा चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द ईयर और विश्व बाल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया था। इस अवार्ड को दुनिया में बच्चों का नोबेल पुरस्कार ऐसा भी कहते हैं। अब वह WCP के दशक के बाल अधिकार नायक बनने के लिए नामांकित है। डॉक्टर दयालचंद अपने औरंगाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट पंचोड़ IHMP के माध्यम से किशोर महिलाओं के अधिकारों के लिए एक योद्धा है। उन्होंने देखा कि बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है और अंततः गर्भधारण को संभालने में उनमें बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। दे कांट होल्ड द प्रेगनेंसी। तो उसके वजह से बहुत सारे लड़कियों का देहांत हो। उनके प्रयासों से विवाह की उम्र बढ़ाकर अभी 17 की गई है, पहले इससे भी कम थी। डॉक्टर अशोक और IHMP के प्रयास से 50,000 से भी अधिक लड़कियों के जीवन में सुधार आया। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं और डॉक्टर अशोक दयालचंद के प्रेरणादायक जीवन से शायद हम भी कुछ प्रेरणा ले सकें। TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए